क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, तो ये टावर ले लिया, ठीक है जी। मान लेते डी पॉइंट एट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर डी पॉइंट पर है कार, जो कि टावर की तरफ बढ़ रही है कार, ठीक है। तो उस समय पे क्या बोल रहा है, इट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और 12 मिनट के बाद उन्होंने दोबारा देखा, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ 30 डिग्री टू 45 डिग्री। तो इनिशियल जो मैंने जब पहले देखी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री, ठीक है। और 12 मिनट के बाद मान लेते हैं वो पहुंच गया सी पॉइंट पर, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये 12 मिनट का टाइम दे रखा है इन्होंने फिलहाल के लिए, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब यूनिफॉर्म स्पीड से ये जो कार चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो लेट कर लो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, वो दे रखी है x मीटर पर मिनट। मैंने उसकी जो कार की स्पीड लेट करी वो कितनी करी, x मीटर पर मिनट। पर मिनट ही क्यों लेट करी, क्योंकि हमारे को टाइम मिनट में दे रखा था, तो मिनट में। एनसीईआरटी के अंदर सेकंड में दे रखा था, तो मैंने मीटर पर सेकंड लिया था, ठीक है। यहां पर टाइम मिनट में दे रखा था, तो x मीटर पर मिनट ली विद रिस्पेक्ट टू जो भी टाइम दे रखा होगा। इन टर्म्स ऑफ सेकंड दे रखा होगा तो इन टर्म्स ऑफ सेकंड यूनिट यहां मानूंगा मैं, इन टर्म्स ऑफ मिनट दे रखा होगा टाइम तो इन टर्म्स ऑफ मिनट मानूंगा स्पीड को, ठीक है। ये आ गया जी। तो अब अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालूं सी डी का, सी डी का डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, स्पीड हो गया x और टाइम हो गया 12 मिनट, तो 12x आ गया। सी ए की अगर मैं बात करूं, सी ए में कितना हो गया, स्पीड तो है हमारे पास x और यहां से लेके यहां तक का टाइम मुझे नहीं पता, मैं लेट कर लेता हूं t मिनट लगे, तो x स्पीड और टाइम t मिनट, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम ही होता है ना। डिस्टेंस कितना होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो ये सी ए हो गया हमारा एक्स टी, सी ए हमारा कितना हो गया, एक्स टी। क्लियर हो गया। यहां पे ये भी लेट कर लेना, लेट टी मिनट, लेट टी मिनट, टी मिनट required to cover the distance, to cover distance कितना, सी ए, टू कवर डिस्टेंस सी ए, ठीक है। तो यहां पे मेरा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस एक्स टी हो गया और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं, मैंने लेट कर लिया h, ये डिस्टेंस क्या लेट कर लिया मैंने, h। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से देखो, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इतना पहले ध्यान से समझ लो कि भाई इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने में ही आधे बच्चों से गड़बड़ हो जाती है कोई ना कोई। चेक कर लो एक बारी, देख लो कुछ बात समझ नहीं है इतने में, आ रहा है समझ में, इतना आ गया समझ में, आ गया। अब तो इसके बाद वही दो ट्रायंगल में वही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लगाना है। इन राइट ट्रायंगल बी सी ए के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 1, ये h अपॉन एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स टी। और इन राइट ट्रायंगल बी डी ए, इन राइट ट्रायंगल बी डी ए में हमारा कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3, तो ए बी की वैल्यू कितनी है h, ए डी की वैल्यू, ए से लेके डी तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12x प्लस एक्स टी। और tan 30 कितना है हमारा 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना देगा √3h इज इक्वल टू 12x प्लस एक्स टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ध्यान से नजर गाड़ के देखा करो कि हाँ भाई स्टेप वाइज चल रहा है, ठीक चल रहा है, ओके है। अब हमारे को h की वैल्यू निकालनी है, हमारे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकली है, h की वैल्यू कितनी थी, है
एक्स टी, एच की वैल्यू एक्स टी थी ना, हमें फिलहाल के लिए निकालना क्या, टाइम निकालना था ना, यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना लगा। तो यहाँ पे सिंस एच की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स टी है, तो यहाँ पे एच की जगह पे क्या पुट कर दिया, एक्स टी, ठीक है, ये 12x प्लस एक्स टी, ये हमारे पास ये आ गया। अब ये √3 xt आ गया, और ये हमारे पास ये जो xt इधर था एक राइट में, ये भी xt वाली टर्म है, ये भी xt वाली टर्म है, इस xt को इधर ले जाओ, √3 xt माइनस xt इज इक्वल टू 12x, ठीक है। अच्छा इसमें देखो ऊपर x कॉमन आ रहा है, x से ये x कट जाएगा, x कॉमन ले लो, √3t माइनस 1 इज इक्वल टू 12x, x से x कैंसिल, है ना, क्लियर है। और ये √3t और ये -1 को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, +1 13 आ जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 अपॉन √t। कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे को लग रहा है, यहाँ पे t आएगा ना, एक मिनट, ये ना ये स्टेप को दोबारा से करता हूँ, गड़बड़ होगी जरा लिखने में। यहाँ पर अगर हम देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्चुअली में x भी कॉमन आ रहा है, t भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे xt कॉमन आ रहा है एक्चुअल में, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 12x, ये x से ये x कैंसिल हो गया, t की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गई, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आ जाएगा 12 √3 प्लस 1, और यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये 12 √3 प्लस 1, स्क्वायर रूट कट जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 से ये 12 काट के 6 आ जाएगा, √3 की वैल्यू अगर पुट करना चाहते हो तो 1.732 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6, 2 प्लस 732, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, क्लियर है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 16 मिनट 23 सेकेंड आ रहा है, 16 मिनट 23 सेकेंड, ये मिनट में आया ना आपका आंसर फाइनली। फिर भी ये करके देख लो, एक बारी मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 6 इंटू 2.732 16.392 आ रहा है, ये भी लिख दोगे, सेकंड में नहीं कन्वर्ट करोगे तो भी चलेगा, क्लियर है इतना, आ गया समझ में, 16.392, ठीक है। फिर दोबारा दिखाऊं क्या आ गया समझ में, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, the shadow of a flagstaff is 3 times as long as shadow of a flagstaff when sun rays meets the ground at an angle 60 degree. Find the angle the sun rays and the ground at the time of longest shadow. तो देखो क्या कह रहा है मेरे पास, सबसे पहले शेडो ऑफ अ फ्लैग स्टाफ की बात हो रही है, मान लो शेडो ऑफ फ्लैग स्टाफ जो है, मान लो ए बी ले लिया मैंने, शेडो ये तो फ्लैग स्टाफ हो गया ए बी, ठीक है, is 3 times as long as shadow of a flagstaff when sun rays meet the ground at an angle 60 degree. जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, इस समय पे मान लेते हैं इसकी जितनी भी शेडो थी वो उसका कितना था, the shadow of a flagstaff is 3 times as long as shadow of a flagstaff when sun of the ray meet the ground at an angle 60 degree. अब वो कह रहे हैं मान लेते 60 डिग्री है, इस 60 डिग्री पे इस फ्लैग स्टाफ की जो वो है क्या कहते हैं शेडो है, वो कितनी होगी एसी, वो कितनी होगी एसी। अब वो कह रहा है कि एक एंगल निकालो,
एक एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो, ये मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, फिलहाल के लिए मैंने इसको थीटा मान लिया। उस समय पर जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, तब इस फ्लैग स्टाफ की जो शेडो है वो 3 टाइम्स है इससे, 3 टाइम्स है 60 डिग्री वाले से। क्वेश्चन समझ में आया? 60 डिग्री पर जो फ्लैग स्टाफ की शेडो बन रही थी, मतलब एसी लेंथ, और जब एक ऐसा एंगल निकालना है मेरे को, उस एंगल पे जो भी शेडो बन रही है, उस एंगल पे शेडो कितनी बन रही है? ए डी बन रही है। कितनी बन रही है? ए डी, ए डी होगी ना शेडो। तो कह रहा है इस एंगल की वैल्यू निकालो। वो एंगल की कंडीशन क्या है कि जो 60 डिग्री पे शेडो की लेंथ आ रही थी, फ्लैग स्टाफ की शेडो आ रही थी, वो 3 टाइम्स होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए? 3 टाइम्स। दोबारा समझाऊं कि आ गया क्वेश्चन? दोबारा सुन लो। 60 डिग्री पे इस फ्लैग स्टाफ की शेडो कितनी बन रही है? एसी। 60 डिग्री एंगल पर इस फ्लैग स्टाफ की शेडो कितनी बन रही है? एसी। अब वो कह रहा है एक ऐसा एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो जिस पर जो शेडो की लेंथ है वो 3 टाइम्स होनी चाहिए। किससे? जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा था उससे। तो मैं मान लेता हूं इसकी इस समय इसकी लेंथ कितनी है? x। तो अब जो जो ये वाला एंगल निकालना है उसकी कितनी होनी चाहिए थी? 3 टाइम्स। इस फ्लैग स्टाफ अगर एक ऐसे एंगल पर फ्लैग स्टाफ जो है उस समय पे कितनी बना रहा है? 3 टाइम्स ऑफ शेडो, तो ये 3x होगी। इस एंगल पर शेडो कितनी है हमें निकालनी, ये एंगल निकालना है हमें। वो कौन सा एंगल निकालना है? जब शेडो कितनी हो जाए? 3 टाइम्स ऑफ शेडो व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो ये हमारा x हमारा बन रहा था शेडो। अब तुम्हारे को 3x लेंथ वाला जो शेडो बन रहा है फ्लैग स्टाफ का, उस समय पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको निकालनी है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन कब निकालना है? जब शेडो कितनी हो? 3 टाइम्स। किसकी 3 टाइम्स? जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इस 60 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो उसमें मैंने शेडो की लेंथ कितनी मानी? x। अब मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है कब? जब शेडो जो फ्लैग स्टाफ की जो शेडो की लेंथ है वो 3 टाइम्स हो जाए, मतलब 3x। तो 3x ले ली, इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। आ गया समझ? फिर समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पूछ सकते हो। समझाऊं कि आ गया समझ में? नहीं, अरे मोटी मोटी एक बात समझो। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे इस फ्लैग स्टाफ की जो शेडो है, शेडो की लेंथ है वो कितनी है? आप फिलहाल के लिए AC मान लो, मतलब x। अब अगर एक ऐसा एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, उस समय पे इस फ्लैग स्टाफ की जो शेडो बनेगी वो 3 टाइम्स बननी चाहिए। किसकी? जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पर इस फ्लैग स्टाफ की शेडो की लेंथ थी। 60 डिग्री पर फ्लैग स्टाफ की जो शेडो की लेंथ है मैंने x मानी। अब मुझे इसकी 3 टाइम शेडो करनी है, तो x की 3 टाइम शेडो क्या हो जाएगी? 3x। तो यहां से 3x मैंने AD तक बना दी। अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्लैग स्टाफ का बन रहा होगा टॉप का, वो निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? तो देखो कैसे निकालेंगे। तो कभी को और क्वेश्चन समझने में, मतलब यही इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद तो काम हो गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये x ले लो, ये 3x ले लो, ये इसको h ले लो, तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, हमारे पास आएगा लेट AB क्या है मेरा? AB रिप्रेजेंट अ फ्लैग स्टाफ। बढ़िया क्वेश्चन था ना ये। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, इन राइट ट्राइंगल ACB के अंदर हमारा AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है? 1060। H अपॉन x इज इक्वल टू 1060 √3। H की वैल्यू कितनी आ गई? √3x आ गई, है ना? H की वैल्यू कितनी आ गई? √3x आ गई। क्लियर है? अगला देख लो जी, इन राइट ट्राइंगल, बड़े वाली ले लो BAD या ADB। ADB के अंदर आ जाओगे
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है AD, वो कितना आ जाएगा tan थीटा। AB की वैल्यू कितनी है H, और AD की वैल्यू कितनी है 3x। tan 60 की वैल्यू कितनी है रूट, और ये tan 60 नहीं होगा, ये तो tan रूट, ये तो हमारा थीटा है ना, ठीक है, tan थीटा आ गया। थीटा ही तो निकालना है ना हमारे को, बड़े वाले में तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है ना। तो h की वैल्यू कितनी थी √3x। h की जगह पे क्या पुट कर दोगे √3x अपॉन 3x। tan थीटा आ गया, √3 से 3 कट के √3 आ गया, x से x कैंसिल हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा आ गया। अब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पे आती है पता होना चाहिए आपको, 30 डिग्री भी आती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, है ना। क्लियर है।